हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं रूपल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज ऑल्पस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जनवरी 2025 सेशन में ओ लेवल के एग्जाम्स स्केड्यूल्ड हैं और उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेकर आए हैं एक और नया पीवाईक्यू सेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो बिना वेट किए, बिना लेट किए, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन हमारे सब्जेक्ट M2R5 दैट इज वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन इज इन द CSS। CSS में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसमें जब बात आती है किसकी बात आती है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की प्रॉपर्टी की बात आती है। यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम किसी टेक्स्ट को, किसी लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब पूछ रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 में से हमें ये बताना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन होगा जो कि एप्रोप्रिएट है फॉर द पर्पस ऑफ टेक्स्ट अंडरलाइन। ओके, चलिए हम ऑप्शंस की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टेक्स्ट डिकोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? फॉन्ट डायमेंशन। सी क्या बोल रहा है? अलाइन। और डी क्या बोल रहा है? नन। यानी ऊपर के ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बात अगर हो रही है टेक्स्ट की, तो हम क्या देखेंगे? ऑप्शन को थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट अंडरलाइन की बात हो रही है, राइट? तो ऑप्शन में हमें टेक्स्ट मिल गया डिकोरेशन के साथ, राइट? तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाता है टेक्स्ट अंडरलाइन के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट डिकोरेशन, राइट? अच्छा, ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अभी बात ये आती है, नीचे फॉन्ट डायमेंशंस दिए हैं। डायमेंशन क्या होता है? हाइट, लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की डायमेंशन बताती है। तो हमें यार डायमेंशन तो नहीं बताना, हमें तो अंडरलाइन पर्पस के लिए यूज़ करना है। और लास्ट में आपसे क्या बोल रहा है? अलाइन। अलाइन का मतलब क्या हुआ कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट हमें किस डायरेक्शन में चाहिए। यानी हमें लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, या फिर हमारा लाइन अलाइन जो होना चाहिए वो सेंटर होना चाहिए। ये तो अलाइन की बात हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो टेक्स्ट डिकोरेशन है। अच्छा, टेक्स्ट डिकोरेशन में जब बात आती है अंडरलाइन की, किसकी बात आती है? अंडरलाइन की। तो अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ? सिंपली अंडरलाइन का मतलब तो यही हुआ ना कि सपोज हमने लिख दिया ऑल्पस, तो ऑल्पस में हमने क्या किया? सिंपली हमने एक नीचे क्या कर दिया? एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दिया। हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं सो दैट ये ज़्यादा हाईलाइट हो। तो ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन मतलब किसी भी टेक्स्ट के अंडर यानी नीचे की तरफ हमने जो लाइन ड्रॉ कर दी है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें, अंडरलाइन के बाद एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरलाइन। क्या बोलते हैं? ओवर लाइन। अच्छा, ओवरलाइन का मतलब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्या? टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके अबव अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी गई है तो वो हमारा क्या हो जाता है? ओवरलाइन हो जाता है। वो किस तरीके से लिखा जाता है? सपोज हमने लिख दिया ऑल्पस और हमने इसके ऊपर क्या कर दिया? एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये कौन सा लाइन हो गया? ओवरलाइन हो गया, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लाइन थ्रू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन थ्रू, ठीक है। तो वो लाइन थ्रू होता है। लाइन थ्रू का मतलब क्या हो गया? लाइन थ्रू का मतलब होता है लिखे हुए टेक्स्ट के सेंटर से जब कोई लाइन पास होती है तो वो क्या हो जाता है? लाइन थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेक्स्ट डिकोरेशन। अच्छा, टेक्स्ट डिकोरेशन में क्या अंडरलाइंस ही आती है? नहीं, आप टेक्स्ट डिकोरेशन का यूज
कलर पर्पस के लिए भी कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को हमें कलर करना है, ठीक है, उसके डेकोरेशन में जो अंडरलाइन है आप उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो, यानी जो भी एडिशन करने हैं, जो भी चेंजेस लाने हैं वो हमें टेक्स्ट में लाने हैं। जब ऐसे कोई चेंजेस जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है वो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। और अंडरलाइन के अलावा ओवरलाइन, लाइन थ्रू भी आपके वैल्यूज के रूप में यूज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि CSS फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय ट्विटर, यानी CSS फ्रेमवर्क ट्विटर द्वारा विकसित किया गया है। हमसे सिंपली यहाँ पूछ रहा है कि वो कौन सा फ्रेमवर्क है CSS का जिसे ट्विटर ने डेवलप किया है, ठीक है, ट्विटर ने डेवलप किया है, ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है CSS का, सिंपली यही हमसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, w3.css, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, बुल्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, कह रहा है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप। डी क्या बोल रहा है, कह रहा है फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, वो कौन सा फ्रेमवर्क है CSS का जिसे किसने डेवलप किया है, ट्विटर ने डेवलप किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बूटस्ट्रैप। क्या हो जाता है, बूटस्ट्रैप। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज बूटस्ट्रैप। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है द W3 कॉल क्लास, किसकी बात हो रही है, W3 कॉल, कॉल मतलब कॉलम। तो W3 कॉल क्लास डिफाइंस वन कॉलम इन अ डैश कॉलम, ठीक है, रिस्पॉन्सिव ग्रिड। क्या बोला, द W3 कॉल क्लास डिफाइंस वन कॉलम इन अ डैश कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड। कितने रिस्पॉन्सिव ग्रिड में ये रिप्रेजेंट करता है, यानी W3 कॉल क्लास कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड में एक कॉलम को डिफाइन करता है। तो कितने कॉलम्स होते हैं जो कि सिंगल एक कॉलम को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। 4 में से पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है वो 8 कॉलम होंगे, ठीक है, वो 8 कॉलम होंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है 12 होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि 14 कॉलम्स होंगे, और लास्ट में आपसे कह रहा है डी, दैट इज 16 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 कॉलम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, क्योंकि ये पूछ लेता है इन जनरल कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा ये बता दो दैट द W3 कॉल क्लास डिफाइंस वन कॉलम इन अ डैश कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड। कितने कॉलम चाहिए रिस्पॉन्सिव ग्रिड के लिए, तो आप क्या बोलने वाले हो, दैट इज 12 कॉलम्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय W3.css ग्रिड, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग W3.css ग्रिड द्वारा किया जाता है। ये 4 चीजें दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि W3.css इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से किसका यूज करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, इमेज गैलरी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, एनक्रिप्टेड डेटा। कैसा डेटा, एनक्रिप्टेड डेटा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो W3.css ग्रिड में यूज किए जाते हैं, ये बात बोल दिया। अच्छा, ये चारों तो नहीं, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी यहां पर बात हो रही है ऐसे वेब पेजेस की जिसकी डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिव हो। कैसी हो, रिस्पॉन्सिव हो। इसका मतलब ये होता है कि वो कैसा होना चाहिए, डिवाइस फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्या क्लियर कर दूं, ये है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब क्या होता है? ये एन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो डिवाइस फ्रेंडली हो, जो डिवाइस फ्रेंडली हो। डिवाइस फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? डिवाइस फ्रेंडली का मतलब कि जो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, अलग अलग डिवाइसेस मतलब जो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस की डिवाइसेस होती हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स होती हैं ना, इनके अलग अलग अपने अपने साइजेस होती हैं स्क्रीन की, तो ये हर एक डिवाइस पर रन कर सके, ऐसी बात रिस्पॉन्सिव में की जाती है। डिवाइस फ्रेंडली बोलिए, या फिर आप कह सकते हो कि डिफरेंट स्क्रीन डिवाइसेस, स्क्रीन साइजेस ऑफ डिवाइसेस। क्लियर हो गया? ऑफ डिवाइसेस। ओके, सो ये बात हो गई रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो जब भी बात आए कि w3.css ग्रिड किसका यूज करता है या उसमें किस चीज का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी इन द CSS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है सेट करने की। क्या सेट करना है हमें? दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी बात हो रही है। तो कह रहा है CSS कौन सी प्रॉपर्टी दो लाइनों के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पे भी हमसे वो प्रॉपर्टी पूछ रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिम्मेदार है, जो कि उत्तरदायित्व है। किस चीज के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है दो लाइंस के डिफरेंस के क्रिएट करने के लिए, दो लाइंस के बीच में अंतर क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शंस की तरफ थोड़ा देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? कह रहा है मिन मतलब मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी। बी क्या बोल रहा है? लाइन हाइट प्रॉपर्टी। सी क्या बोल रहा है? मैक्स हाइट प्रॉपर्टी। मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी। डी क्या हो गया? नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बात किसकी हो रही है? लाइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लाइन के डिफरेंस की बात हो रही है। तो इसमें अगर लाइन के डिफरेंस की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा अटैच या रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, दैट इज लाइन हाइट प्रॉपर्टी। लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दो लाइनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हाइट का मतलब यहां बता रहे हैं कि उनके बीच की दूरी जो है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइन हाइट प्रॉपर्टी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच टेक्स्ट एडिटर इज इन बिल्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज के ओएस में, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जो पहले से ही मौजूद है, जिसे हमें डाउनलोड करना नहीं पड़ता, यानी वो सिस्टम इनबिल्ट है, ये पूछ रहा है। कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा टेक्स्ट एडिटर इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब होता है जो पहले से मौजूद हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं। कह रहा है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए करते हैं। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है। अच्छा, बी क्या बोला है? नोटपैड प्लस प्लस, यानी इसका एक एक्स्ट्रा वर्जन नोटपैड प्लस प्लस होता है। किसका? नोटपैड का एक्स्ट्रा वर्जन नोटपैड प्लस प्लस होता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पेंट है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ये चारों, यानी ऊपर के तीनों जो हैं वो क्या हैं? वो तीनों आपके इनबिल्ट होते हैं विंडोज के ओएस में। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी ऐसा टेक्स्ट एडिटर होता है जिसका यूज या जो कि पहले से मौजूद होता है विंडोज के ओएस में? तो वो हमारा नोटपैड होता है। क्या होता है? नोटपैड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, नोटपैड प्लस प्लस एक्स्ट्रा वर्जन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले होगा, यानी इनबिल्ट की बात जब आएगी, यानी पहले से मौजूद होने के टेक्स्ट एडिटर की बात आएगी तो नोटपैड प्लस प्लस होगा। हमेशा याद रखिए नोटपैड करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? नोटपैड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है द W3 nav बार। nav का मतलब होता है नेविगेशन।
ठीक है, द W3 nav bar क्लास क्रिएट्स आ डैश, क्या क्रिएट करता है, यानी W3 nav bar का यूज किस चीज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। W3 nav bar क्लास एक डैश बनाता है, क्या बनाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, कह रहा है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनाता है। मतलब ये कैसा नेविगेशन बार बनाता है, ये एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनाता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कह रहा है इनसाइड द नेविगेशन बार, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, फोर्स द नेविगेशन बार, और लास्ट में आपसे कह रहा है नेविगेशन बार टू स्टे एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के टॉप पर जब आपका कोई नेविगेशन बार हो, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हो गए। हमसे किसकी बात कर रहा है, W3 nav बार की बात कर रहा है। तो वो कैसा लाइन यानी कैसा नेविगेशन बार क्रिएट करता है, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार क्रिएट करता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा है HTTP स्टेटस कोड्स आर डैश, यानी HTTP स्टेटस कोड है। आपसे सिंपली ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि HTTP का जो स्टेटस कोड होता है, ठीक है, वो कितने डिजिट्स का होता है, वो कितने नंबर्स, यानी डिजिट्स की बात हो रही है, नंबर्स की नहीं बात हो रही है, कितने डिजिट्स की होता है, ये आपसे सिंपली पूछ रहा है, राइट। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। HTTP में H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर। T का मतलब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। अगेन T है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर। और लास्ट में जो P है इसका मतलब क्या हो जाएगा, P फॉर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। चलिए, तो ये बात होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप एस हटा भी सकते हो। तो ये हो गया HTTP का फुल फॉर्म। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है स्टेटस कोड कितने डिजिट्स का होता है, राइट। तो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 1 डिजिट का होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है नहीं 2 डिजिट्स के होते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है 3 डिजिट्स के होते हैं। और लास्ट में ऑप्शन डी बोल रहा है कि ना ही 1 2 3 बल्कि 4 डिजिट्स का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने डिजिट्स के होते हैं HTTP के स्टेटस कोड, तो आप बोलेंगे दैट इज 3 डिजिट्स, दैट इज 3 डिजिट्स। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डैश इज अ सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन दैट एड्स द एक्स्ट्रा फीचर्स टू अ प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है डैश एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है। यहां पर बोल रहा है कि ये किसी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है जो प्रोग्राम में अतिरिक्त सुविधा जोड़ता है, जो प्रोग्राम में एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ता है। कैसे फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ता है। बात किसकी हो रही है, जोड़ने की हो रही है, राइट। तो चलिए थोड़ा ऑप्शंस की तरफ देखें, कौन सा सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है। पहला बोल रहा है प्लगइन, ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है प्लगइन। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, एड ऑन। और लास्ट में आपसे कह रहा है एक्सटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है एड ऑन। क्या हो जाने वाला है, एड ऑन, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि कैसे याद करें एड ऑन, तो आप क्वेश्चन में ही आपको आंसर जो होता है वो जनरली छिपा होता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज अ सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन दैट एड्स, एडिंग की बात हो रही है, यानी पहले से ही बता दे रहा है कि यहाँ पे कुछ जुड़ने की बात हो रही है, राइट। तो उससे अगर हम कोरिलेट करें तो हमारा ऑप्शन मिल गया दैट इज एड ऑन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज एड ऑन। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डैश इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन लिंक्ड टुगेदर फ्रॉम पॉइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है।
यानी डैश दुनिया भर के बिंदुओं से एक जुड़ी हुई जानकारी का भंडार है। मतलब यहाँ दुनिया भर के जितनी इंफॉर्मेशन है उसका जो कलेक्शन है वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, लिंक्ड करता है पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, सिंपली आपसे पूछ रहा है पूरे वर्ल्ड से जोड़ने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कोई जानकारी होती है, उस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना, सबको लिंक्ड करना, सारे इंफॉर्मेशंस को, सारे वर्ल्ड के इंफॉर्मेशंस को। कौन सी चीज़ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है www, क्या बोल रहा है? www। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? कह रहा है सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सेशन, और लास्ट में डी क्या बोल रहा है? कुकीज। अच्छा, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर सभी को पता होगा मोस्टली कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको हम लोग जनरली W3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर्च इंजन की बात आ रही है। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। सर्च इंजन में आप सबसे पॉपुलर सर्च इंजन जो इंडिया में यूज़ किया जाता है दैट इज़ गूगल, राइट? गूगल यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका क्या होता है? याहू, जो आप पढ़ते ही हो, याहू भी सर्च इंजन में होता है। ऐसे ही आपका डक डक गो होता है। ठीक है, डक डक गो होता है। ऐसे ही आपके और भी सर्च इंजन्स जो हैं जो कि वाइड स्प्रेडली यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, राइट? अच्छा, अभी बात ये आती है कि कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, www, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब नाम से थोड़ा सा आप देखो, फिर से अगेन एक क्वेश्चन आ गया कोरिलेट करने का, यानी क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ कोरिलेट करना चाहिए। आप खुद देखिए, साफ साफ कह रहा है पूरे वर्ल्ड में लिंक की बात हो रही है। तो वर्ल्ड तो हमारा ऑलरेडी आ गया ना, इसमें वर्ल्ड तो हमारा ऑलरेडी आ गया, और वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है। तो हमारा इससे अगर हम लिंक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस किया कीजिए, उसके बाद आपको ऑप्शंस के साथ कोरिलेट, ये तब के लिए है जब आपको आंसर्स ना मिले, आपको आंसर्स नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप कोरिलेट करके उसका करेक्ट आंसर टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो पता चल गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ दीज फॉर्मेट्स डज नॉट चेंज द इमेज क्वालिटी व्हेन द इमेज इज सेव्ड। यानी जब इमेज को हमने सेव कर लिया तो सेव करने के बाद उस इमेज की क्वालिटी चेंज ना हो, ये बोल रहा है। पहले से बोला डज नॉट चेंज, मतलब क्वालिटी ऑफ इमेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब उस इमेज को हम सेव करते हैं। तो ये बोल रहा है कौन सा वो फॉर्मेट है जिसमें ये चीज होती है, राइट? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कह रहा है ऑप्शन ए टिफ। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टिफ बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? जेपीईजी बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? कह रहा है पीएनजी, और लास्ट में आपसे कह रहा है जीआईएफ। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? जीआईएफ बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है टिफ। कौन सा हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टिफ। तो ये तो बात हो गई हमारे आंसर की कि यानी वो कौन सा फॉर्मेट होता है जिसमें हम अगर किसी इमेज को सेव करते हैं तो उस इमेज की जो क्वालिटी होती है, जो क्लैरिटी होती है, वो सेम एज होती है जब उसे कैप्चर किया गया था। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन अभी इन क्वेश्चंस की तरफ अगर आप ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शन सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में जरूर पूछ लेता है कि जरा बताइए कि टिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट? पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, और गिफ का। यानी ये चारों ऑप्शंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछता ही है कि फुल फॉर्म्स जब पूछे तो फुल फॉर्म्स में ये आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको फुल फॉर्म शॉर्ट लिस्ट कर दूँ। फुल फॉर्म्स को एक बार मैं बता देती हूँ। टिफ का क्या होता है? टिफ का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज। एफ का मतलब होता है फाइल
फॉर्मेट, फॉर्मेट। क्लियर हो गया? यानी टिफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? टी मतलब टैग्ड, आई का मतलब इमेज, एफ का मतलब फाइल, और लास्ट वाले एफ का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? जेपीईजी है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट, जॉइंट फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ग्रुप, ग्रुप। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जेपीईजी में जे का मतलब जॉइंट, पी का मतलब फोटोग्राफिक, ई का मतलब होता है एक्सपर्ट, और लास्ट में जी का मतलब क्या हो गया? ग्रुप हो गया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या है? पीएनजी है। पीएनजी में पी का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल होता है। क्या होता है? पोर्टेबल होता है। एन का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। और इसके बाद लास्ट में जो जी है इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफिक्स। क्या हो गया? ग्राफिक्स हो गया। यानी पीएनजी में पी का मतलब क्या हो गया? पोर्टेबल हो गया। एन का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। जी का मतलब क्या हो गया? ग्राफिक्स हो गया। और लास्ट में आपका क्या बचा? लास्ट में आपका बचा गिफ, यानी जीआईएफ। इसका मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। आई का मतलब क्या हो गया? इंटरचेंज, इंटरचेंज। और एफ का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेट। एफ का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेट। तो जब भी आपसे पूछे ये चार के फुल फॉर्म, तो आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है कि अगर हमसे इसमें से पूछे तो ये क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, यानी हम इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल टिक करके आए, चाहे वो टिफ का फुल फॉर्म पूछे, या फिर आपका पीएनजी का पूछे, या जेपीईजी का पूछे, या लास्ट में आपका जीआईएफ का पूछे। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजीबी, यानी आरजीबी का पूर्ण रूप क्या है? आरजीबी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपली ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस की तरफ थोड़ा देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए रेड, ग्रीन, ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? रेड, ग्रे, ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू। और लास्ट में आपसे कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी चारों ऑप्शन ऊपर के तीनों जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। क्लियर? हमसे पूछ रहा है आरजीबी का फुल फॉर्म, राइट? आर मतलब होता है रेड, ठीक है। जी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन। और बी का मतलब क्या हो गया? ब्लू। तो जरा देखते हैं कहां पे दिया गया है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जरा देखिए, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाने वाला है। क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है आरजीबी का फुल फॉर्म बताइए। तो आर और जी तो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही होता है, बट कंफ्यूजन हो जाती है बी को लेकर। लोग बी मतलब ब्लू होता है लेकिन ब्लैक करके गलती से आ जाते हैं, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि वो बी ब्लू है या फिर ब्लैक है। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द डैश क्लास एड्स अ 16 पिक्सल मार्जिन टू ऑल द स्लाइड्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यानी डैश क्लास किसी एलिमेंट के सभी पक्षों पर डैश का मार्जिन जोड़ता है। यानी सिंपली आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको सारे साइड्स पर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के सारे साइड्स पर अगर आपको मार्जिन ऐड करनी है तो उसके लिए हम कौन सा W3 का क्लास यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमसे W3 हाइफन मार्जिन। ऑप्शन बी बोल रहा है W3 डॉट मार्जिन। ऑप्शन सी बोल रहा है मार्जिन डॉट W3, और लास्ट में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा एलिमेंट है जो आपके मतलब कौन सा ऐसा क्लास है W3 का जो किसी एलिमेंट के चारों साइड्स पर, ऑल साइड्स पर क्या करता है? मार्जिन क्रिएट करता है। तो उसका आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज W3 मार्जिन। अच्छा, आप अगर ध्यान दें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में W3 मार्जिन लिखा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है अगर दोनों चीजें सेम है?
डिफरेंस है इनके बीच में यूज हुआ सिंबल, यानी W3 के बीच में अगर आप ध्यान दें तो ये हाइफन लगा हुआ है और यहाँ पर आपका पॉइंट या फिर आप डेसिमल जो भी आप कहना चाहें पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लगा है। तो सही लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है, यानी आपको क्या लिखना है, सिंपली W3 लिखना है, हाइफन लिखना है एंड देन उसके बाद आपको मार्जिन लिख देना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसका करेक्ट आंसर पता चल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, यानी जावा स्क्रिप्ट में JS में वो कौन से डेटा टाइप्स हैं या वो कौन सा टाइप है डेटा टाइप का जो कि यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट डेटा प्रकार नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कह रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, नंबर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बूलियन। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, फ्लोट। तो जब बात आती है, याद रख लीजिए, JS में वो कौन सा डेटा टाइप है जो कि यूज नहीं होता, जो कि यूज नहीं होता, वो कौन सा है, दैट इज फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज फ्लोट। क्लियर? अच्छा, बात ये आती है कि फ्लोट क्या है, राइट? फ्लोट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो डेसिमल के साथ लिखा गया हो। सपोज मैंने लिख दिया 2.1, ये क्या है, ये एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। फ्लोट मतलब डेसिमल के साथ लिखा हुआ कोई भी नंबर। क्लियर? अच्छा, बुलियन का मतलब क्या हो गया आपका, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू या फिर फॉल्स में जब आपको कोई भी आंसर मिलता है तो वो कैसा डेटा टाइप हो जाता है, वो आपका बुलियन हो जाता है। नंबर के लिए हम लोग इंटीजर यूज करते हैं, INT, राइट। चलिए, ये बात हो गई हमारे JS की कि JS में वो कौन सा डेटा टाइप है जो यूज नहीं होता, आप बोल दोगे फ्लोट। फ्लोट क्या होता है मैंने बता दिया, और उसके बाद बुलियन कैसा टाइप का आपका डेटा टाइप होता है, कैसे टाइप के वैल्यूज देता है आउटपुट में, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सर्वर इज रिक्वायर्ड फॉर वेब होस्टिंग, यानी सर्वर भी आपके कई टाइप्स के होते हैं और आपसे पूछ रहा है वो कौन सा सर्वर का टाइप है जिसका यूज वेब होस्टिंग के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? कह रहा है वेब होस्टिंग के लिए किस प्रकार का सर्वर आवश्यक है। ऑप्शंस की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एप्लीकेशन सर्वर। क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन सर्वर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कह रहा है डेटाबेस सर्वर। ऑप्शन सी बोल रहा है वेब सर्वर, और लास्ट में आप देखेंगे तो आपसे बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी में फाइल सर्वर। ठीक है, तो जब बात आती है वेब होस्टिंग की, तो वेब होस्टिंग में यूज होने वाला जो सर्वर है वो आपका वेब सर्वर होता है। कौन सा सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेब सर्वर। ये तो बात हो गई करेक्ट आंसर की, राइट। बट अगर हमें आंसर नहीं याद है, सपोज फिर से अगेन वही लॉजिक आता है, रिलेट करना, कोरिलेट करना क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ। आप देखो जरा यहाँ पर, अगर देखो बात किसकी हो रही है, वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग के आगे क्या लगा है, वेब लगा है, राइट। ऑप्शंस की तरफ देखिए कि वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर में भी हमारा जो आगे लगा है दैट इज वेब। तो थोड़ा सा कोरिलेट किया, बात हो रही है वेब होस्टिंग की, तो सर्वर कौन सा यूज होगा, वेब सर्वर यूज होगा। ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने का। क्लियर हो गया? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन, एक्चुअली ये व्हाट होगा या विच टाइप होगा। कह रहा है व्हेन इज द बॉडी टैग यूज्ड। सही है बिल्कुल, एक्चुअली इसमें पूछ रहा है कि बॉडी टैग का यूज कब किया जाता है। क्लियर? तो हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा गया है। कह रहा है बॉडी टैग का उपयोग कब किया जाता है, कब करते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आफ्टर द फॉर्म टैग, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है आफ्टर द टाइटल टैग। ऑप्शन सी बोल रहा है आफ्टर द EM टैग, और लास्ट में आपसे कह रहा है आफ्टर द हेड टैग। ठीक है, तो एक बार मैं आपको HTML की प्रोग्रामिंग का लेआउट या प्रोग्राम प्रोसीजर बता देती हूँ, कैसे लिखा जाता है सिस्टमैटिकली।
ओके, आपका करेक्ट आंसर वहीं पर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, HTML होता है। HTML मतलब फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका हेड होता है। क्या होता है, हेड टैग होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, हेड के अंदर आप क्या लिखते हो, टाइटल लिखते हो। क्या लिखते हो, टाइटल। टाइटल में सपोज मैंने लिख दिया, क्या लिखा, मैंने लिख दिया वेलकम टू ओलपस, ठीक है, और नीचे मैंने मान लीजिए यहीं पे लिख दिया एकेडमी, वेलकम टू ओलपस एकेडमी। और हमने यहाँ क्या कर दिया, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ये तो हो गया टाइटल। टाइटल किसके अंदर आया, हेड के अंदर आया। देन हमने क्या किया, हेड टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। हेड टैग को क्लोज करने के बाद हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया अपना बॉडी टैग। यानी जो भी आपका HTML का प्रोग्राम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मेजरली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हेड कहलाता है और दूसरा पार्ट बॉडी कहलाता है। तो हेड पार्ट तो यहाँ पे फिनिश हो गया, अभी स्टार्ट हो गया आपका बॉडी पार्ट। बॉडी में आपने जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। देन इसके बाद आपने क्या किया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद आपने सीधे क्या कर दिया, आपका HTML टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किसका, HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमने बता दिया। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हेन इज द बॉडी टैग यूज्ड। बॉडी टैग कब यूज किया जाता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बॉडी टैग यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बाद यूज हुआ है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हेड के बाद यूज हुआ है। क्लियर, किसके बाद यूज हुआ है, हेड के बाद यूज हुआ है, हेड के बाद यूज हुआ है। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, पहला तो बोल रहा है आफ्टर द फॉर्म टैग, फॉर्म टैग क्या आया इसमें, नहीं। बी क्या बोल रहा है, आफ्टर द टाइटल टैग, टाइटल के बाद तो हमारा हेड टैग क्लोज हुआ ना, तो हेड हो गया ना, तो टाइटल टैग भी आपका नहीं होगा। सी बोल रहा है आफ्टर द EM टैग, EM टैग है क्या कोई, नहीं है। और लास्ट में आपसे कह रहा है आफ्टर द हेड टैग, यस, यानी हेड टैग तो हमारे यहाँ क्लोज हो गया और इसके तुरंत बाद हमने क्या किया, बॉडी टैग को ओपन कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है, दैट इज आफ्टर द हेड टैग, ठीक है। यानी हेड टैग क्लोज होने के तुरंत बाद हमें बॉडी टैग को ओपन करना होता है। इसके बाद चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है डैश इज द नेम ऑफ द डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस। यानी डैश डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस का नाम है। इसमें नाम हमें पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, डिफॉल्ट नेम पूछ रहा है फोटोशॉप वर्क स्पेस का, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए बोल दे रहा है एन्यूमरेशन, ऑप्शन बी बोल रहा है इसेंशियल्स, ऑप्शन सी बोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट, और लास्ट में आपसे बोला है एस्ट्रेंज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, जब बात आती है डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस का, तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, इसेंशियल्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाने वाला है, दैट इज इसेंशियल्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ इन द CSS। बात किसकी हो रही है, एब्सोल्यूट लेंथ की बात हो रही है, किस में, CSS में। उनके यूनिट्स आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा CSS में निरपेक्ष लंबाई की इकाइयां हैं। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा ध्यान देते हैं, कह रहा है CM, MM, N। उसके बाद बी क्या बोल रहा है, PT, PC। सी बोल रहा है PX, डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो CM क्या हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है। MM क्या हो गया, मिलीमीटर। IN क्या हो गया, इंचेस की बात हो रही है, ठीक है। PT मतलब पॉइंट्स, PC मतलब पिकास, पिकास नाम का भी एक यूनिट होता है, किसमें, CSS में, ठीक है। और लास्ट में आपसे कह रहा है कि पिक्सल, PX मतलब पिक्सल होता है, और D बोल रहा है ये सारे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब बात आती है CSS में रिलेटिव लेंथ के यूनिट्स की,
कि कौन कौन से यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं, तो उसमें ये सारे आते हैं, यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद इंचेस हो जाते हैं, देन इसके बाद आपका पॉइंट, पिकास, पिक्सल, ये सारे यूनिट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इन द CSS। CSS में अलाइन करने के लिए वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। CSS में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे लेते हैं। अलाइनमेंट की बात हो रही है, लेकिन किसके? टेक्स्ट की। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या बोला? अलाइनमेंट की बात हो रही है, अलाइन करने की बात हो रही है, वो भी किस चीज की? टेक्स्ट की। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है टेक्स्ट हाइफन अलाइन, ऑप्शन बी बोल रहा है टेक्स्ट हाइफन अलाइनमेंट, ऑप्शन सी बोल रहा है टेक्स्ट हाइफन पोजीशन, और डी बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट हाइफन अलाइन। जब टेक्स्ट को अलाइन करने की बात आती है, वो भी CSS में, किसमें? CSS में, तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट अलाइन होता है, अलाइन में आपके 3 वैल्यूज होती हैं। पहला लेफ्ट, दूसरा आपका राइट होता है, क्लियर हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा? सेंटर, और जस्टिफाई भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अलाइंस हो गए, अलाइन की वैल्यूज हो गई। अभी बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स दैट काइंड ऑफ डेकोरेशन, ठीक है, आर एडेड टू एन एलिमेंट्स सच एज अंडरलाइंस, ओवरलाइंस, etc। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी या निर्धारित करती है कि किसी भी एलिमेंट में किस प्रकार की लाइन डेकोरेशन जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन आदि जोड़ी जा सकती है? ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है टेक्स्ट स्टाइल, ऑप्शन सी बोल रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और डी क्या बोल रहा है? टेक्स्ट लाइन। तो इसके क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में साफ साफ कहा अंडरलाइन, ओवरलाइन। तो अंडरलाइन, ओवरलाइन की बात हम कहाँ करते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन में करते हैं। कहाँ करते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है, दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच क्लास प्रॉपर्टी मेक्स एन इमेज ट्रांसपेरेंट। किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है W3 ओपेसिटी, यानी बीच में हाइफन लगा हुआ है। ऑप्शन बी बोल रहा है W3 हाइफन ट्रांस, ऑप्शन सी बोल रहा है W3 हाइफन ग्रे स्केल, और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, जब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, राइट, यानी अपारदर्शिता की, राइट, जिसके आर पार आप देख सको, जब इसकी बात आती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ओपेसिटी हो जाएगा। W3 ओपेसिटी का यूज किया जाता है, W3 ओपेसिटी नाम के प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज W3 हाइफन ओपेसिटी। ये लिखने का तरीका है प्रॉपर्टी को। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है W3 डॉट टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर द टेबल्स, यानी W3 टेबल टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। कौन सा ऐसा क्लास है जो कि टेबलों के लिए नहीं प्रदान किया जाता है? कौन सी क्लास है इसमें जो कि टेबलों के लिए नहीं यूज की जाती है? सिंपली ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोले W3 स्ट्राइप्ड बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोले तो W3 हाइफन स्ट्राइप बोल रहा है,
ऑप्शन सी कह रहा है W3 हाइफन बॉर्डर बोल रहा है, ऑप्शन डी क्या बोला, W3 हाइफन बॉर्डर्ड बोल रहा है। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया है W3 डॉट टेबल डज नॉट प्रोवाइड, यानी पहले से बोल रहा है कि ये नहीं प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग क्लास फॉर द टेबल। टेबल में यूज करने के लिए वो कौन सी क्लास है जो हम लोग यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, ये चार ऑप्शंस में से दिया गया है, वो कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी W3 हाइफन स्ट्राइप का यूज हम टेबल में नहीं करते हैं। W3 हाइफन स्ट्राइप के नाम का जो क्लास होता है W3 में, उसका यूज हम कभी टेबल के लिए नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एयर ब्रशिंग। ठीक है, ये सारे फीचर्स दिए गए हैं, आपसे कह रहा है जरा बताइए कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का कौन सा फीचर है इसमें से। यानी पहला तो एयर ब्रशिंग बोल रहा है, बी बोल रहा है रेड आई रिमूवल, ऑप्शन सी बोल रहा है क्रॉपिंग, और डी क्या बोल रहा है आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी जब बात आती है किसी भी फोटो की, तो फोटो में कुछ एडिटिंग की जाती है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, राइट। तो उसमें कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे कि एयर ब्रशिंग की जाती है इमेजेस के ऊपर, रेड आई रिमूवल, जब आप फोटो क्लिक करते हो तो फोटो क्लिक करने के समय में आईज पर फ्लैश जो पड़ता है, उसकी जो लाइट्स होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रेड आई रिमूवल का यूज़ करते हैं। सी बोल रहा है क्रॉपिंग के लिए, यानी कोई पार्ट कट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी ये तीनों फीचर्स जो हैं वो फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ किए जाते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स इन द HTML टैग्स। HTML टैग्स में नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स की पहचान करें। अच्छा, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, किसमें, आपके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस में। सिमेंटिक का मतलब क्या हो गया, सिमेंटिक का मतलब हो गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको देखकर हमें पता चले कि उनकी फंक्शन क्या है, ऐसे टैग्स जिनका हम देखकर ये पहचान कर सके कि अच्छा इसका ये फंक्शन है। जैसे कि अगर आप ध्यान दीजिए टेबल, टेबल टैग को देखकर पता चल रहा है कि कहीं हमको टेबल बनाना होगा जहाँ पे रोज कॉलम की बात हो रही है, राइट। ऐसे ही आपका क्या हो जाता है आर्टिकल, ऐसे ही आपका टाइटल, टाइटल टैग को देख के ही पता चल रहा है अच्छा यहाँ पे कुछ टाइटल क्रिएट करना है। यानी ऐसे टैग, ऐसे एलिमेंट जिनको नाम से ही हम ये पहचान कर सके कि इनका ये फंक्शन होता है, क्लियर, वो सेमेंटिक होते हैं। जिनको हमें नहीं पता चलता कि उनका फंक्शन क्या है तो वो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कह रहा है डिव टैग। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, फ्रॉम टैग। एक्चुअली ये फ्रॉम नहीं होता, ये फॉर्म होता है, फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, टेबल टैग, और डी क्या बोल रहा है, आर्टिकल टैग। मतलब जब बात आती है नॉन सेमेंटिक एलिमेंट की तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो डिव टैग होता है वो नॉन सेमेंटिक टैग में आता है। किस में आता है, नॉन सेमेंटिक टैग में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि साफ साफ कह रहा है नॉन सेमेंटिक, तो आपका डिव टैग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आती है नीचे कुछ टैग्स दिए गए हैं, थोड़ा सा बता दूं मैं इनके बारे में। जो फॉर्म टैग होता है इसका यूज हम फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म में आप अगर देखेंगे टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं जहाँ पे आप टाइप करते हो अपना डिटेल्स, राइट। वहाँ पे कुछ रेडियो बटन्स होते हैं, आप अगर ध्यान दीजिए कुछ ऐसे बटन्स होते हैं ना, जो अगर आप क्लिक करो तो वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ऐसे कुछ रेडियो बटन्स होते हैं ना। और ऐसे ही आपके कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं जिस पे आपको टिक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्म टैग के अंदर इजीली कर सकते हो। फिर आपसे बोल रहा है टेबल टैग। टेबल टैग का यूज़ क्यों करेंगे, टेबल बनाने के लिए, जहाँ पे रो कॉलम की बात हो, जहाँ पे हमें सपोज कोई मार्कशीट, कोई रिजल्ट अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम टेबल टैग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। आर्टिकल हुआ, तो आर्टिकल टैग का यूज़ भी हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट के लिए, ठीक है। सेल्फ कंटेंट
कंटेंट के लिए हम आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? यानी वो सारे टैग जिनके नाम से उनकी फंक्शन की पहचान की जा सके, वो सारे टैग आपके सिमेंटिक होते हैं, और जिनकी पहचान नहीं की जा सकती वो आपके नॉन सिमेंटिक होते हैं. क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है del element defines the text that has been deleted from a document. Browser displays them as, यहाँ पे as होगा, ठीक है. क्या बोल रहा है? कह रहा है del element उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है और ब्राउज़र उन्हें इस रूप में प्रदर्शित करता है. वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट करता है? सपोज कीजिए कि कोई भी टेक्स्ट था, कोई भी कंटेंट था, या कोई भी ऐसा वर्ड था जिसे डिलीट कर दिया जा चुका है, डेल कर दिया गया, डेल टैग की मदद से उसे डिलीट कर दिया गया है, तो उसको कैसे ब्राउज़र रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछ रहा है. ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसमें हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं. ऑप्शन बी बोल रहा है स्ट्राइक थ्रू. ऑप्शन सी बोल रहा है उसे हम बोल्ड कर देते हैं, ब्राउज़र उसे बोल्ड कर देता है. और डी कह रहा है ब्लैक कलर में कर देता है. मतलब कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसे डिलीट किया जा चुका है उसे ब्राउज़र स्ट्राइक थ्रू की मदद से रिप्रेजेंट करता है, स्ट्राइक थ्रू की मदद से रिप्रेजेंट करता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. यानी कोई टेक्स्ट लिखा है और उसके बीच से अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही है, कट हो रहा है, तो वो चीज़ क्या होती है? स्ट्राइक थ्रू होती है. इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हमारे क्या हो गए? 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, सो आज के सेशन में हमने ये जो 25 क्वेश्चन डील किए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको अपने नोट्स कॉपी में ज़रूर मेंशन कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.